नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जिन छात्रों ने पुराना वाला टारगेट विद पीएस परिहार ऐप डाउनलोड न किया हो तो उस ऐप को भी डाउनलोड कर। जो पुराना वाला ऐप है टारगेट विद पीएस परिहार ऐप, उसमें बहुत सारे जो पुराने साल के जो पेपर हैं उनके मॉक टेस्ट भी उपलब्ध करा दिए गए हैं, सॉल्व पेपर भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। और अगर आप भारत के किसी भी राज्य की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको इस ऐप में उस भर्ती का टेस्ट सीरीज और पुराने पेपर इत्यादि देखने को मिल जाएंगे। उदाहरण के लिए अगर हम लोक सेवा आयोग देखें, यहाँ पर एक सेक्शन है सिविल सर्विसेज का। यहाँ पर देखिए, इसको मैं क्लिक करूँगा तो आपको भारत के किसी भी राज्य की जो सिविल सेवा होती है यानी कि स्टेट पीसीएस होता है उसका जो पेपर है और पुराना पेपर इत्यादि देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर डिफेंस एंड पुलिस नाम से सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो भारत के हर राज्य के पुलिस के जो दरोगा होते हैं और जो सिपाही होते हैं सभी भर्तियों के टेस्ट सीरीज यहाँ पर दे दिए गए हैं और पुराने पेपर भी दिए हुए थे। इसलिए आप लोग इस ऐप को भी डाउनलोड कर लें और देख लें, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो अपडेट कर दिए गए हैं। शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सीटीईटी पेपर आउट, सरगना गिरफ्तार, जांच शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में आजकल ये चलन बढ़ गया है कि कोई भी परीक्षा होती है, सभी परीक्षाओं के जो पेपर हैं वो आउट हो जा रहे हैं। अभी तक जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ करती थी उसका पेपर आउट नहीं हुआ करता था, क्योंकि वो सेंट्रल की भर्ती थी, लोग ज़्यादा रुचि भी नहीं लेते थे। और ऐसा पहली बार हुआ कि सीटीटी के जो पेपर है इतना व्यापक पैमाने पर आउट हुआ है। बहुत सारे जो लोग हैं उसमें गिरफ्तार हुए हैं और अब जांच भी शुरू कर दी गई है कि आखिरकार ये जो पेपर है वो कितना वायरल हुआ है, किन किन लोगों के पास तक पहुंचा है। सीटीटी का जो सरगना बताया जा रहा है यहाँ पर वो लिखा हुआ है कि सीटीटी 2021 पेपर लीक करने के आरोप में विकास यादव गिरफ्तार। आगरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। और प्रतापगढ़ के जेठवारा थाना के खुर्दहा बलापुर का है शातिर विकास यादव, डीएलएड संघ का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है समाचार पत्रों में कि मास्टरमाइंड विकास यादव प्रतापगढ़ से गिरफ्तार। आगरा के कोचिंग के छात्र मोहित यादव को व्हाट्सएप पर भेजा था प्रश्न पत्र। 6 व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा गया था हल प्रश्न पत्र। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर लीक करने के मामले में मास्टरमाइंड विकास यादव को बुधवार को एसटीएफ और आगरा पुलिस ने प्रतापगढ़ में हिरासत में ले लिया। उसे आगरा लाया जा रहा है। आरोपी से प्राथमिक पूछताछ में कई और नाम सामने आए। पुलिस और एसटीएफ की कई जिलों में दबिश दी जा रही है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एटा में दबिश दी है। सीटीटी का परीक्षा रविवार को अलग अलग केंद्रों पर आयोजित हुई थी और सुबह 9:30 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर 2 घंटे पहले ही भेज दिया गया था। कई ग्रुपों पर यह शेयर भी किया गया। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मंगलवार को कोचिंग सेंटर एपेक्स क्लासेस के संचालक विकास शर्मा, शिक्षक प्रभात शर्मा और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया। यहाँ पर यह भी लिखा कि किस तरीके से पेपर वायरल किया गया था। लिखा, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर लीक करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड विकास यादव ने व्हाट्सएप पर 2 ग्रुप बनाए थे। इन ग्रुप से परीक्षार्थी और कोचिंग संचालकों को जोड़कर के प्रश्न पत्र भेजा गया था। बाद में आगरा में आने के बाद में 6 ग्रुप पर हल प्रश्न पत्र डाल दिया गया। अब पुलिस ये पता करने में लगी है कि इन ग्रुप में से कौन कौन से लोग जुड़े हुए। एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद ने बताया कि सीटीटी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में लोहा मंडी थाने में कोचिंग संचालक विकास शर्मा, बहुत सारे लोगों के फिर से वही नाम लिखे हुए हैं। और अब ये पता किया जा रहा है कि आखिरकार जो ये पेपर है वो किन किन ग्रुपों में भेजा गया है और इससे कितने विद्यार्थियों को फायदा हुआ है। इसकी तो लगभग पुष्टि हो चुकी है कि पेपर वही है। और इसके बाद में अगली सूचना है डीएलएड का पेपर लीक। 12 परीक्षार्थी रस्टिकेट। परीक्षा से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया प्रश्न पत्र। पर्ची व हाथ में उत्तर लिखकर परीक्षार्थी करते रहे नकल। ये देखिए व्हाट्सएप पे पूरा पेपर है और हाथों में किस तरीके से लोग लिख रहे हैं। बहुत सारी फोटोज भी समाचार पत्रों में छपी हुई है। बुधवार को जिले के 5 केंद्रों पर होने वाले डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इससे परीक्षा केंद्र पर जमकर के नकल हुई। मामले की लीपापोती की जा रही है और इधर अनिल भूषण चतुर्वेदी का भी बयान आ गया है कि जाँच जारी है। और लीपापोती करते हुए यहाँ पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि फिरोजाबाद में पेपर वायरल नहीं है और प्रयागराज व आजमगढ़ में भी अफवाह फैलाई गई है। देखिए किस तरीके का बयान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सिर्फ प्रतापगढ़ की रिपोर्ट मिलने का इंतजार है, इसके बाद परीक्षा पर निर्णय लिया जाएगा। बोले, इन जिलों में ऐसा क्यों हुआ इसकी भी जांच करा रहे हैं। तो ये सभी को पता है और लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पेपर पहुंच चुका था। सबको पता है कि पेपर आउट हुआ था या नहीं हुआ था।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी पेपर आउट होता है तो जो जिम्मेदार अधिकारी होता है उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में कभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे वो केंद्र हो। सीटीटी का भी पेपर आउट हुआ है लेकिन उसके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा एक दो जो परीक्षा केंद्र हैं वहाँ की जो परीक्षाएं वो स्थगित कर दी जाएंगी, रद्द कर दी जाएंगी, दोबारा परीक्षा होगी और जो परिणाम वो थोड़ा सा लेट आएगा। इसके अलावा और ज़्यादा की उम्मीद कुछ भी नहीं है। डीएलएड की अगर बात करें, डीएलएड के पेपर इससे पहले भी आउट होते रहे हैं। डीएलएड के ज़्यादातर विद्यार्थी पेपर आउट करा के ही पास होते हैं। पिछली बार जब पेपर आउट हुआ था, हंगामा हुआ था तो पेपर स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद में दोबारा पेपर हुआ था और दोबारा भी पेपर आउट होने की घटनाएं या सूचनाएं सामने आई थीं। इससे होता ये है कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं उनका मनोबल डाउन होता है, उनकी परसेंटेज कम आते हैं, उनके नंबर कम आते हैं और जो नकल माफिया होते हैं, जो नकल वाले बच्चे होते हैं उनके नंबर ज़्यादा आते हैं। तो इसके बारे में शासन को सोचना चाहिए कि इस पर कैसे लगाम लगे। अगली सूचना, असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों की निकलेगी भर्ती। लंबी कवायद के बाद में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती में 36 आरक्षण की खामियां दूर कर ली गई हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को 2002 पदों की भर्ती का अधियाचन भेज दिया है और इसमें 14 पद कम हो गए हैं। आयोग को पहले 2016 पदों का अधियाचन भेजा गया था। अब जो अधियाचन मिला है उसी के आधार पर आयोग अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कराएगा। यह भर्ती विज्ञापन संख्या 50 के तहत होगी। इससे पहले वर्ष 2016 में विज्ञापन संख्या 47 के तहत 1150 असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती निकली थी। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज ने बताया कि कुछ कॉलेजों में एकल पद हैं जिसकी वजह से पहले से जारी किए गए अधियाचन में 14 पद कम हो गए हैं। आयोग की सचिव डॉक्टर रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने बताया कि निदेशालय से अधियाचन मिल चुका है और आयोग जल्द से जल्द विज्ञापन निकाल करके भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देगा। अगली सूचना है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की लिखा ACF-RFO 2020 के अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ACF-RFO यानी सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा 2020 के मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध। अगली सूचना भी है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की इंटरव्यू में पूछा गया है कि त्रेता युग में 14 साल कौन नहीं सोया। PCS 2019 के साक्षात्कार में अभ्यर्थियों को धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक मुद्दों से जुड़े प्रश्नों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ प्रश्नों का जवाब देने में अभ्यर्थी खुद को असहज स्थिति में पा रहे हैं। साक्षात्कार के 6वें दिन बुधवार को रामायण से जुड़ा प्रश्न भी पूछा गया है। बोर्ड ने पूछा कि त्रेता युग में 14 साल कौन नहीं सोया। विश्व की सबसे लंबी सड़क किसने और क्यों बनवाई। नासा मौजूदा समय में किस मिशन पर काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चल रहे साक्षात्कार का गुरुवार को समापन हो जाएगा। अंतिम दिन 97 अभ्यर्थी बुलाए गए थे। यूपीएससी में PCS 2019 का साक्षात्कार पिछले महीने 28 जनवरी को शुरू हुआ था। आयोग ने 388 पदों की भर्ती के लिए 811 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया था और जानकारी ये मिल रही है कि 15 फरवरी तक इन अभ्यर्थियों का जो फाइनल परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। कुछ और भी यहाँ पे प्रश्नों की चर्चा की गई जिसे आप लोगों को देखना चाहिए। लिखा है कि प्रदेश में बनने वाले नए एक्सप्रेस वे का नाम क्या है। नए कृषि कानून पर आप विपक्ष को सही मानते हैं। सरकार को आत्मनिर्भर भारत क्या है, इससे देश को क्या लाभ हुआ है। किस पड़ोसी देश को भारत के लिए चुनौती मानते हैं। आम बजट 2021 और 22 की जो खामियां या अच्छाइयां हैं वो बताइए। अगली सूचना है, अतिथि प्रवक्ता के इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में आखिरी बार संविदा पर अतिथि प्रवक्ता भर्ती के लिए बुधवार को इंटरव्यू का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। हालांकि अभी संगठक कॉलेजों ने इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी नहीं किया है, तो अब इन जो ये विद्यार्थी हैं इनकी जो भर्ती है वो जल्द ही पूरी हो जाएगी। अगली सूचना है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है। फार्मासिस्ट की ये भर्ती थी। ये जो विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे और उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का कहना था कि जिस तरीके से पहले की भर्तियां होती थी, यानी कि जो विद्यार्थी कोर्स किए रहते थे उनको रैंडमली धीरे धीरे नियुक्त कर लिया जाता था, उसी तरीके से भर्ती होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि समूह की जो भर्ती है उसका अधिकार UPSSC को है और वही ये भर्ती करेगा। नीचे लिखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ग्रुप C के पदों पर भर्ती करने का अधिकार है और उसकी इस अधिकारिता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने फार्मासिस्ट के खाली पदों की भर्ती के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने भरत जी व 16 अन्य की याचिका पर दिया। याचिकाकर्ता 2003 के फार्मासिस्ट के डिप्लोमा धारक है। प्रदेश सरकार के अधिवक्ता JS बुंदेला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के आदेश पर 2002 तक के कार्यरत फार्मासिस्टों को हर प्रकार के खाली पदों पर समायोजित किया गया है। सभी को समायोजित करने के बाद में नियम बदल गए हैं। अब नई नियमावली के अनुसार 7 दिसंबर 2020 के उप सचिव स्वास्थ्य के आदेश से पदों को भरने की कार्रवाई की जा रही है, इसलिए पुराने नियम से भर्ती की मांग नहीं की जा सकती है। राज्य सरकार के अधिवक्ता का यह भी कहना है कि वर्षों से भर्ती न होने के कारण 1998 से पहले के डिप्लोमा धारक फार्मासिस्टों की भर्ती का आदेश दिया गया। बाद में इसे बढ़ाकर के 2000 तक के कार्यरत डिप्लोमा धारक के फार्मासिस्टों को शामिल किया गया है और उसके बाद के जो डिप्लोमाधारी हैं अब उनकी जो भर्ती है वो UPSSC से ही होगी। अगली सूचना है OBC रिजर्वेशन की। लिखा है OBC में क्रीमी लेयर की आय सीमा 12 लाख होगी
और सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा में वृद्धि पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार इसे 8 लाख से बढ़ाकर के 12 लाख रुपए किया जा सकता है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर ने लोकसभा में कहा कि आय मानदंड संबंधी संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ उचित परामर्श करने के बाद केंद्र के विचाराधीन है। द्रमुक नेता TR बालू ने पूछा था कि आयोग ने 2015 में क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से 15 लाख करने की सिफारिश की थी। तो ये जो क्रीमी लेयर की जो सीमा है वो 12 लाख रुपए कर दी गई है, बढ़ा दिया गया है। और नीचे लिखा है कि 3 साल में समीक्षा। बीते साल सितंबर में केंद्र सरकार ने संसद को बताया था कि विशेषज्ञ एक समिति क्रीमी लेयर पर अध्ययन कर रही है। बता दें कि हर 3 साल में क्रीमी लेयर को लेकर के समीक्षा होती है। 2017 में इसे 8 लाख रुपए किया गया था और इसके बाद वर्ष 2020 में इसकी समीक्षा की गई थी। तो समीक्षा क्या की जाती है, चुनावी पूरा युग है और समीक्षा करना कुछ नहीं है, केवल बढ़ाना रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुश करना रहता है। और ये मतलब नहीं रहता कि किससे कितने लोगों को लाभ हो रहा है, कितने लोगों को नुकसान हो रहा है। इसमें तो बहुत सारे ऐसे OBC के जो विद्यार्थी हैं उन्हीं का नुकसान होता है। मेरी व्यक्तिगत सोच ये है कि जो 12 लाख की जो आय सीमा है वो ज़्यादा है और जो क्रीमी लेयर की जो आय सीमा है वो अभी और भी कम होना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो OBC के विद्यार्थी हैं उनको लाभ मिल सके, जिनको मिलना चाहिए। फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जो छात्र शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर दिया करें। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे शेयर कैसे करते हैं यूट्यूब में जब शेयर के ऑप्शन पे जाएंगे नीचे तो आएगा लिंक कॉपी। आप लिंक को कॉपी कर लीजिए और उसको कॉपी को जितने भी फेसबुक, व्हाट्सएप जहाँ भी आप उसको चिपका सकते हो चिपका दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।